क्या आप कभी सोच सकते हैं कि केवल एक विचार पूरे महाद्वीप को बदल सकता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक ऐसी ही कहानी है जिसने न केवल इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रवाद का यह उदय 19वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ और इसके प्रभाव इतने गहरे थे कि इसने नई सीमाएं खींची, युद्धों को जन्म दिया और नए राष्ट्रों की नींव रखी। आज हम इसी दिलचस्प कहानी का गहन अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद ने यूरोप को एक नए रूप में ढाल दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इससे पहले यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जो विभिन्न साम्राज्यों और राजवंशों के अधीन थे। इनमें से कई राज्यों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे, उनकी संस्कृतियां अलग थीं और उनके धार्मिक विश्वास भी भिन्न थे। परंतु फ्रेंच क्रांति 1789 ने इस पूरे क्षेत्र में एक नई सोच का प्रसार किया। फ्रेंच क्रांति ने लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया। इस क्रांति ने यूरोप के लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वे भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा हो सकते हैं, जहां वे अपने लिए कानून बना सकें, अपने तरीके से जी सकें और अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को सम्मान दे सकें। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसी बदलाव ने राष्ट्रवाद के बीज बोए। राष्ट्रवाद का प्रसार और प्रभाव। फ्रेंच क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में अपनी विजय के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। नेपोलियन ने फ्रांस में एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसने आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपने सैन्य अभियानों के दौरान भी इन विचारों का प्रसार किया। हालांकि नेपोलियन की हार के बाद 1815 के वियना कांग्रेस ने यूरोप को एक बार फिर से पुराने तरीकों में बांधने की कोशिश की, जहां राजा और रानियां एक बार फिर से सत्ता में लौट आए। परंतु राष्ट्रवाद का विचार अब रुकने वाला नहीं था। 1830 और 1848 के दौरान यूरोप के विभिन्न हिस्सों में क्रांतियां हुई, जिनका उद्देश्य पुराने राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकना और नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण करना था। इन क्रांतियों के प्रमुख केंद्र इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे। हालांकि इन क्रांतियों में सभी जगह सफलता नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन और मजबूत होती गई। इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रभाव सबसे गहरा और स्पष्ट रूप से देखा गया। इटली का एकीकरण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थे। इटली में राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि ग्यूसेप माजिनी, ग्यूसेप गारिबाल्दी और काउंट कैमिलो डी कैवूर ने इटली के लोगों को एकीकृत करने के लिए व्यापक प्रयास किए। माजिनी ने यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना था। इटली के एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम तब उठाया गया जब 1861 में सर्दिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इसके बाद गारिबाल्दी ने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया और उसे विक्टर इमैनुएल के अधीन कर दिया। अंततः 1870 में रोम को भी इटली के साथ एकीकृत कर दिया गया और इटली एक एकीकृत राष्ट्र राज्य बन गया। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से प्रमुख थे प्रशा और ऑस्ट्रिया। प्रशा के प्रधानमंत्री ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड, लोहा और रक्त की नीति अपनाई और जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत करने के लिए सैन्य बल का उपयोग किया। 1866 में ऑस्ट्रिया को हराकर और 1871 में फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके बाद जर्मनी को एक साम्राज्य के रूप में घोषित किया गया और विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान। राष्ट्रवाद के उदय के साथ सांस्कृतिक पहचान का महत्व भी बढ़ा। लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को राष्ट्र की पहचान के रूप में देखना शुरू किया। जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को एकीकृत करने का प्रयास किया। स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई और इन्हें राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। इसने न केवल सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, बल्कि लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को भी मजबूत किया। यहाँ तक कि साहित्य, कला और संगीत भी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। जर्मनी में गोएथे और शिलर जैसे लेखकों ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले साहित्य की रचना की।
इटली में भी वर्डी और पुकिनी जैसे संगीतकारों ने अपने संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित किया। राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव। हालांकि राष्ट्रवाद ने यूरोप में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं थे। राष्ट्रवाद के चलते यूरोप में कई युद्ध हुए, जिनमें से प्रमुख थे फ्रेंको प्रशियन युद्ध और बाल्कन युद्ध। इन युद्धों ने यूरोप में अशांति और संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसके अलावा राष्ट्रवाद ने विभिन्न जातीय समूहों के बीच दुश्मनी और विभाजन को भी बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष और दुश्मनी ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। राष्ट्रवाद की इस तीव्रता ने 2वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व युद्धों का कारण भी बना। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 मुख्यतः यूरोप में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के कारण हुआ। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और यूरोप के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। निष्कर्ष, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसने पूरे महाद्वीप को बदल कर रख दिया। यह वह समय था जब लोगों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को खोजा, उसे परिभाषित किया और उसके लिए संघर्ष किया। हालांकि राष्ट्रवाद ने कई सकारात्मक परिणाम दिए, जैसे कि नए राष्ट्रों का निर्माण और सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी बहुत गहरे और विनाशकारी थे। आज के विश्व में राष्ट्रवाद की भावना अभी भी जीवित है और इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति और समाज में देखा जा सकता है। इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद के इस इतिहास को समझना न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि आवश्यक भी है, ताकि हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझकर भविष्य में एक संतुलित और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। अगर आप ऐसी और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल सैनी अध्ययन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें।